इस हफ्ते के मनी मैटर्स में एक ऐसे शख्स जो अपनी आइडेंटिटी हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहते एंड हम उनकी रिक्वेस्ट को रिस्पेक्ट करते हुए ये एपिसोड शुरू करते हैं। उन्होंने ये जरूर बोला कि वो पुणे से हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस मनी मैटर्स। आप कैसे हैं? बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। आप जितना भी अपने बारे में हमें बता सकते हैं, जो भी आप कंफर्टेबल होंगे, प्लीज बताएंगे। मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ सर। ओके। और एक प्राइवेट जॉब करता हूँ एज अ अकाउंटेंट। ओके। घर पे हम 3 लोग जैसे। ओके। आप कंफर्टेबल मदर, बताने में? तीन कौन है? वो 3 लोग कौन है? मैं मिसेस और मदर सर। ओके, ठीक है। ओके, तो मदर हैं, वाइफ हैं और आप हैं। अगर यू आर कंफर्टेबल, आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? अभी 1-1.5 साल। परफेक्ट। एंड आपकी उम्र कितनी है? 29। इससे ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन चाहिए नहीं। अगर कुछ भी चाहिए होगा मैं आपसे पूछ लूंगा, एंड अगर आप कंफर्टेबल होंगे तो प्लीज मुझे बताइएगा। यस सर। मनी मैटर्स का फॉर्म आपने क्यों भरा, किसी ऑब्जेक्टिव के लिए? प्लीज बताइए ताकि हम आपकी उस दिशा में मदद कर पाए। जैसे कि अभी मैं 29 में हूँ और मुझे 2 साल पहले मेरी जो कंडीशन थी उस कंडीशन से मैंने एक छोटा सा हाउस लिया था, मतलब फ्लैट। ओके। और उसका पोजीशन अभी तक मुझे मिला नहीं है। मैंने 40% पेमेंट कर दिया था। ओके। तो अभी मुझे आगे जाके बड़ा घर चाहिए। तो ओके। जो पुराना घर लिया था वो पोजीशन मिलने के बाद उससे मैं स्टे करूँ या वो बेच के नया वाला घर अभी लूँ, या कितने देर के बाद लूँ और Got it. कितने साल के बाद? गॉट इट, गॉट इट। अभी आप किराए के घर पे रह रहे हैं? यस सर, 5000 किराया है। ओके, ठीक है। ये मैं सारी डिटेल्स आपसे पूछूंगा। तो ओके, तो बेसिकली आपने एक घर 2 साल पहले लिया था, उसका पोजेशन अभी तक आपको मिला नहीं है, एंड आप अब उससे एक बड़ा घर खरीदना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि आप इस वाले घर को बेच दें, दूसरा वाला घर अभी खरीद लें या बाद में खरीदें, वो एक बाय सेल का जो डिसीजन है वो आपको अभी लेना है। करेक्ट? यस सर। ओके, लवली। इस चीज को आंसर करने के लिए मैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को थोड़ा समझने की कोशिश करूंगा। तो आप अगर मुझे वो बता पाएंगे वो अच्छा रहेगा। कुछ कुछ सवाल हैं एंड उनसे शुरू करते हैं। क्या आपकी वाइफ भी वर्किंग है कि आप ही हैं जो वर्क कर रहे हैं? नहीं, मैं ही सर। ओके, तो आप तीनों मेंबर्स की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के ऊपर है, करेक्ट? यस श्योर। ओके, ऑल राइट। तो आपकी सैलरी से पहले शुरू करते हैं। आपकी मंथली सैलरी कितनी है? 33,000। ओके, 33,000। एंड इसमें कुछ आइडिया आपको कि कुछ पीएफ वगैरह डिडक्ट होता है? यस सर। या पीएफ और अदर डिडक्शन 2300 होता है सर। ओके। और उसमें एम्प्लॉयर का मिला के 2850। ओके, कोई भी और इनकम की सिर्फ यही है? मेरा अदर इनकम है सर, जैसे कि मैं प्रोफेशनल पार्ट टाइम करता हूँ। ओके। उसका मुझे मंथली 10,000 मिलता है। एंड क्या ये रेगुलर इनकम है कि फ्लक्चुएटिंग इनकम है? यस सर, रेगुलर इनकम है। ओके, तो ये मतलब 10,000 रुपीज आपका फिक्स्ड है, ये आपको मिलता ही मिलता है? यस, अभी फिलहाल तो मिलता ही है। तो 43,000 आपकी टोटल मंथली इनकम है इंक्लूडिंग योर पार्ट टाइम, करेक्ट? यस। ऑलराइट, चलिए आपके एक्सपेंसेस पे फिर आते हैं। तो रेंट आपका 5,000 हो गया। ग्रोसरी, खाने का खर्चा, उसका कुछ अप्रोक्सीमेट? ग्रोसरी और 4,000 अप्रोक्सीमेट। ओके। मोबाइल, वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ऐसे पकड़ के वो 2,500 तक। ठीक है। ओके, बस इतना है सर, दूसरा ऐसे खर्चा नहीं है। ठीक है। कुछ आपके ट्रैवल का खर्चा, ऑफिस जाने का कुछ? नहीं सर। कोई पर्सनल खर्चा आपका, वाइफ का, पर्सनल मामा का? 2,000 मेडिकल और अदर कुछ। ठीक है। क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है? यस सर। ओके, क्या ये कंपनी का है या खुद का है? नहीं, खुद का है। ओके, वेरी नाइस। और इसमें कौन कौन है? नहीं सर, मैं फिलहाल तो मैं अकेले हूँ। अच्छा, सिर्फ आप अकेले हैं। ठीक है, तो आपकी वाइफ और आपकी मदर इंश्योर्ड नहीं है लेकिन आप इंश्योर्ड हैं? नहीं। यस। ठीक है। एंड इसका कितना कवर है? वो 10 लाख का कवर है। मंथली Okay. जाता है 792। ठीक है। एंड क्या आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है? टर्म इंश्योरेंस है सर।
हेल्थ बहुत बढ़िया। इंश्योरेंस हो गया, टर्म इंश्योरेंस एक है, हाँ, वो उसका कितना जाता है मंथली? 50 लाख का कवर है और मंथली जाता है 748। वेरी नाइस। और ये टर्म आपने कब तक का लिया है? 60 इयर्स तक का लिया हुआ है? यस सर। ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। इसके अलावा LIC एक जाता है सर, अच्छा, ठीक मम्मी है, का और सॉरी। मेरा। हाँ, LIC कितना है? मेरा और मदर का मिला के 1180। 1180, ओके। और इसका कुछ डिटेल्स बताइए, क्या क्या है इस पॉलिसी में? एक 1 लाख का सम इंश्योर है दोनों का ओके, ईच, और अभी 9 साल बाकी है सर। ओके। कोई भी और चीज लोन के अलावा? लोन में पर्सनल लोन है सर 2। ठीक है, पहले पर्सनल लोन का बताइए, EMI। 1620। ओके, ये कितने EMI बच गए हैं इसके? 26। ठीक है, और दूसरा पर्सनल लोन बताइए। 3401। 3401, 1 लाख का इसके कितने पर्सनल बच लोन गए? था, 34। ठीक है, ओके। अब होम लोन के बारे में बताइए। होम लोन तो नहीं लिया था सर, जैसे अच्छा। कि मैं जब 2 साल पहले पैसे लिए थे, मतलब जो 40% पेमेंट किया था वो ऐसे ही बाहर से लिया था और उसका मैंने चुका दिया अब तक। ओके, तो वो सब कुछ चुका दिया आपने? हाँ, बस ठीक है, होम लोन एंड नहीं है, जो बचा हुआ 60% है पोजीशन मिलने के बाद होम लोन हो जाएगा। समझ गया, ठीक है। उसमें आपने अभी तक कितना पेमेंट किया है? 40% कितना पेमेंट हुआ है वो? 5 लाख। एंड कुछ भी आइडिया कि पोजेशन कब तक मिलेगा? एक या 2 साल, 1 साल ओके, में। ठीक है, ऑलराइट, अंडरस्टैंड। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं महीने की? इन्वेस्टमेंट है सर, एक है कम्युनिटी, मतलब इन्वेस्टमेंट है हमारे, ओके। उसमें 5000 मंथली जाता है। 20 लोग एक साथ आते हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक मंथ में जो भी इकट्ठा होता है वो पैसे एक को दे दिया जाता है। समझ गया। ये आपके पास आ चुका है कि अभी नहीं आना सर, है? आने वाला है, नेक्स्ट मंथ आने वाला है 1 लाख रुपीज। ठीक है, और आपको ये 5000 कब तक देने हैं? और 3 मंथ। और 3 महीने देने हैं, ठीक है। और आपके पास 1 लाख रुपए आएगा नेक्स्ट मंथ। SIP है, ओके, ठीक है। SIP SIP बताइए। है 4000। 4000 की, ओके। ये कब से 1000 के करते 4 हैं? है। ओके। मैं ऐसे 2 साल से हूँ, 2 साल से कर रहा हूँ। कितना अप्रोक्सीमेट जमा हो गया होगा इसमें? अभी कितनी वैल्यू उसमें होगी? 97। 97,000 इन्वेस्टेड है। ओके, इन्वेस्टेड है। अभी करंट वैल्यू पता है कितनी होगी? करंट वैल्यू अप्रोक्स 120, 120। ओके, ठीक है। सो दिस टोटल कम्स टू अबाउट 30,000 रुपीज, 30,000 to 39। ये ठीक लग रहा है यस, आपको? यस Okay. सर। All right. And then your monthly income is around 43,000. So there is an excess that you have every month as well. आपके बैंक में अभी कितने पैसे होंगे? 20,000। All right. 2 सवाल और फिर हम आपके घर के जो प्रॉब्लम है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला, माय कंग्रेचुलेशंस कि आपने इतने टाइट बजट में भी ऑलमोस्ट हर एक चीज बहुत अच्छे से निभाई है। द फैक्ट कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, दैट्स रियली कमेंडेबल। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी कमेंडेबल। आप एक कॉर्पस बना चुके हैं, आपने घर की पेमेंट भी करी है, उसके लोन्स जो भी आपने लिए थे पर्सनली वो भी चुका चुके हैं। सो इट फील्स लाइक यू आर डूइंग इट रियली वेल। कुछ ऑफ कोर्स पर्सनल लोन वगैरह हैं जो होपफुली वेरी जल्दी क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज दोज आर substantial amounts, around 1.6 lakhs, and I will tell you what I think you should be doing with those as well. But मेरा एक सवाल है, जो आप महीने के करीब 12,000 रुपए बचाते हैं, where do you spend that money? Where does that money usually go? जैसे कि मतलब अनएक्सपेक्टेड जो भी खर्चे है वहाँ पे Okay. वो हो जाता है। Okay. ठीक है, ठीक है, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। तो ऐसा आपको ऐसा तो नहीं लगता ना कि आपको किसी और लोन लेने की जरूरत है या कहीं भी कुछ नहीं नहीं डेफिसिट है? वो तो नहीं है ना? हाँ, बिकॉज नहीं दैट सर। वुड बी वरीसम, क्योंकि आपका फाइनेंशियल स्थिति काफी रीजनेबली कंफर्टेबल है, एंड इसके चलते आपको कोई और लोन नहीं लेना चाहिए, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन कि अगर कहीं कोई इमरजेंसी आ जाती है उसके लिए आप खर्च कर देते हैं। आपके घर को समझने की कोशिश करते हैं आप। तो जो आपने बताया कि आपको लग रहा है कि ये घर शायद छोटा पड़ जाएगा, आप एक बड़ा घर लेना चाहते हैं। सबसे पहले जो करंट घर है जिसकी आप 5 लाख रुपए पेमेंट कर चुके हैं, उस घर की अभी कितनी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी? या अगर आप जैसे आज ये घर बेचने चाहें
ओके। इन द सेकेंडरी मार्केट, आपको क्या लगता है आपको कितना मिलेगा? उसका 12 या 13 लाख। ओके, 12 या 13 लाख मिलेगा। एंड अभी जो करंट घर की वैल्यू है वो 12,50,000 यस। है, क्योंकि 40% 5 लाख रुपए का 1250 है। तो आप हाँ। बोल रहे हैं कि इस 12,50,000 का आपको 12 to 13 लाख से मिलेगा। यस। ओके, सो ये ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, जितने का आपने खरीदा था 2 साल पहले उतने का ही अप्रोक्सीमेट अभी भी है, करेक्ट? यस। ओके, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। मतलब अगर आप बेचने जाएंगे तो इस 5 लाख का आपको अप्रोक्सीमेट 5 लाख ही मिलेगा। मिलेगा। ओके, अंडरस्टैंड। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मैं आपको फाइनेंशियली एक आंसर दे दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज घर खरीदना और लेट्स से 5-7 साल बाद घर खरीदना, आपके लिए इन दोनों में अंतर क्या है? लाइक व्हाट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू इन योर माइंडसेट राइट नाउ? माइंडसेट ये है कि सर रेंट थोड़ा कम है जहाँ पे मैं रहता हूँ। एज ऑफ जो फ्लैट का प्राइस है उसके हिसाब से रेंट थोड़ा कम है। मुझे लगता है कि रेंट में ही रह ले लो। ओके। और थोड़ी देर मतलब थोड़ा टाइम वेट करके हाउस ले लो। एंड आपको लगता है कि आपकी फैमिली भी इससे सहमत होगी? यस सर, सहमत हो। ओके, अगर आप आज एक नया घर खरीदना चाहते हैं, उसकी अप्रोक्सीमेट कीमत कितनी होगी? 25 लाख। ओके, ठीक है। 20 to 25 लाख। ठीक है, 25 लाख मान के चलते हैं, ठीक है, ऑलराइट। तो दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व। मैं आपको एक तरीका दिखाने की कोशिश करूंगा जहां यू कैन होपफुली बाय दिस हाउस विद टेकिंग मिनिमल लोन और मे बी नो लोन एट ऑल। एंड फिर इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला, आपके जो 2 पर्सनल लोन चल रहे हैं ये काफी एक्सपेंसिव लोन्स हैं। दे विल बी चार्जिंग यू एनीवेयर बिटवीन 13 to 15%, मे बी इवन हायर। टोटल आउटस्टैंडिंग जो है वो अप्रोक्सीमेटली 157 है। तो दिस इज इंक्लूडिंग द EMI, मतलब द इंटरेस्ट। तो आई एम अज्यूमिंग कि इसका आउटस्टैंडिंग अराउंड 1.4 लाख या समथिंग कुछ होगा। एंड यू आर ऑन अ मंथली बेसिस पेइंग 5,000 रुपीज एज दिस पर्सनल लोन इन EMI, ठीक है? तो मेरी पर्सनल राय ये रहेगी, एंड दिस विल बी माई स्टेप बाय स्टेप प्लान फॉर यू। स्टेप नंबर 1, आप जब अगला महीना आपको कम्युनिटी का इन्वेस्टमेंट का 1 लाख रुपए मिलेगा, आप उससे अपना पहला पर्सनल लोन पूरा का पूरा क्लोज कर दीजिए। ओके सर। डोंट इन्वेस्ट दैट मनी। ये एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं कि लोन जब चल रहा हो, खासकर अगर महंगा लोन चल रहा हो, पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड का लोन हो गया, उस लोन के चलते वो इन्वेस्ट भी करते रहते हैं। इट इज एब्सोल्युटली मीनिंगलेस, क्योंकि जहां भी आप इन्वेस्ट करेंगे, अगर वो स्टॉक मार्केट में भी करें, उसका रेट ऑफ रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 14-15% होगा। यस सर। एंड टैक्स काट के इट विल बी अराउंड 13%। उससे ज्यादा तो आप लोन में इंटरेस्ट दे रहे हैं। सो इट इज ऑलवेज वाइजर टू पे ऑफ योर लोन, खासकर अगर वो एक्सपेंसिव लोन है, देन टू कंटिन्यू टू इन्वेस्ट। सो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन कि नेक्स्ट मंथ आपको जब आपका 1 लाख कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट रिडेम्पशन मिलेगा, आप प्लीज उससे अपना पहला पर्सनल लोन, जिसका आउटस्टैंडिंग अप्रोक्सीमेटली अगर मैं देखूं इट विल बी अराउंड 38-39,000 रुपीज, ठीक है? जैसे ही वो आपको मिलेगा, आप उससे वो पूरा का पूरा पर्सनल लोन क्लियर कर दीजिए। सो नेक्स्ट मंथ वंस यू गेट द 1L कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट, क्लियर ऑफ योर PL1। ये एक्सेल शीट जो मैं बना रहा हूं, या मैं आपके साथ शेयर करूंगा, सो यू विल बी एबल टू फॉलो दिस एज वेल। जब आप वो कर देंगे अराउंड 38,000, तो अराउंड 62,000 और बच गया होगा। तो ऑल्सो पे ऑफ PL2 जितना भी आपका बच जाएगा, तो 62,000 पे ऑफ कर दीजिए। अराउंड 1 लाख बचा होगा उसमें, तो 1 लाख में से 62,000 आप क्लियर कर दीजिए, ताकि आपका वो लोन भी काफी हद तक पे ऑफ हो जाए। फिर अगले 2 महीने बाद आपका कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट का 5,000 रुपए भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके सिर्फ 3 ही महीने बचे हैं। सो फ्रॉम द 3rd month ऑनवर्ड्स, स्टार्टिंग नेक्स्ट मंथ, आप वो 5,000 रुपए की कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फिर से शुरू ना करके वो 5,000 रुपए
हर महीने अपने पर्सनल लोन 2 को चुकाने की तरफ देंगे. सो जो आपका 40,000 रुपीज अप्रोक्सीमेट पर्सनल लोन 2 बच गया होगा, वो 5 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा. बिकॉज 3,400 तो आप ऑलरेडी दे रहे होंगे उसकी EMI प्लस 5,000 रुपए आप एडिशनल और देंगे, तो अराउंड 8,500 आप ऑल देना शुरू करेंगे. एंड अप्रोक्सीमेट 5 months में यू विल बी एबल टू क्लियर द सेकेंड पर्सनल लोन ऑल्सो. ठीक है? Yes, sir. Now what has happened? Where have you reached? In about 8 months from today, मतलब approximately end of this year, आपके दोनों पर्सनल लोन क्लियर हो चुके होंगे एंड अब आपके पास एक्सेस के रूप में 22,700 रुपीज होगा. 12,700 जो अभी आज के बचते हैं आपके, 5,000 कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट्स के एंड अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपीज आपके 2 पर्सनल लोन की EMI. So you Yes, will sir. be in a really good spot at the end of this year itself. आपकी बाकी जो SIP इन्वेस्टमेंट है वो चल रही है. आपका जो एक्सेस हर महीने का 12,000 रुपए है उसको अभी हमने डिप्लॉय किया भी नहीं है. That is still going on. Yes. But at the end of the year, you will have approximately 22,000 rupees every month as excess, which will then start getting invested. And उसका भी एक प्लान हम आपको अभी बताएंगे. Yes, sir. स्टार्टिंग नेक्स्ट मंथ इटसेल्फ जो आपके 12,000 रुपए एक्सेस है उसको आप 3 चीजों में स्प्लिट करेंगे. सो नेक्स्ट मंथ 12K एक्सेस. पहला इमरजेंसी फंड विच विल बी फॉर 5K. तो हर महीने 5,000 रुपए आप एक अलग बैंक अकाउंट में डालिए जो कि आपकी इमरजेंसी में कभी भी यूज हो सकते हैं. तो जो आपके पास अभी बैंक अकाउंट में 20,000 रुपए हैं वो तो है ही, बट आप हर महीने 5,000 रुपए अलग से जोड़ना शुरू करेंगे एंड वो हमेशा जोड़ते रहेंगे सो दैट कभी भी कोई भी इमरजेंसी हो आप उस पैसे से अपनी वो इमरजेंसी हैंडल कर सकते हैं. सेकंड, प्लीज बाय हेल्थ इंश्योरेंस फॉर योर वाइफ एंड मदर. आपका जो 10 लाख रुपए का कवर है वो बहुत बड़ा और बहुत अच्छा कवर है. अगर आप उसी कवर में अपनी फैमिली को इंक्लूड कर सकते हैं बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो 10 लाख का कवर आप तीनों के लिए भी काफी है. Okay. ठीक है? दिस विल कॉस्ट यू अनदर 1,500 रुपीज एवरी मंथ, लेकिन इट इज एब्सोल्युटली द बेस्ट इन्वेस्टमेंट टू मेक, खासकर आपकी मॉम के लिए जो कि एज्ड है होंगी एंड ऑफ कोर्स आपकी वाइफ के लिए हु शुड हैव द सेम कवर एज यू डू एज वेल. क्योंकि अगर कोई भी हेल्थ कंडीशन हो, कोई भी हेल्थ इमरजेंसी हो, आपका खुद का पैसा उसमें ना लगे. एंड देन आपके पास अप्रोक्सीमेटली 6,000 रुपए बचेंगे. उस 6,000 रुपए को आप इन्वेस्ट करेंगे. सो यू विल इन्वेस्ट 6K एवरी मंथ. एंड मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट्स वो सब चीजें मत करिए. आपका PF ऑलरेडी जा रहा है. दैट इज द स्टेबल रिटर्न जो आप अच्छे से कमा सकते हैं. यू शुड एट योर एज एंड योर ऑब्जेक्टिव ऑफ बाइंग अ हाउस बी इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट. एंड स्टॉक मार्केट में भी आपको बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है. आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं. 3 SIP शुरू करेंगे 2,000 रुपए की. एक 2,000 रुपए की SIP विच विल बी इन निफ्टी 50 जो कि काफी स्टॉक मार्केट के हिसाब से सेफ allocation है. फिर another 2,000 in flexi cap which invests in small and big size companies both, and then another 2K in small cap जो कि सबसे छोटी साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं. ये सबसे ज्यादा रिस्की होता है, इसीलिए ये तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो. लॉन्ग टर्म मतलब एटलीस्ट 5-10 years which is your case as well. तो 12,000 में से 5,000 इमरजेंसी फंड, 1,500 रुपए हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस आपने ऑलरेडी ले रखी है, एंड देन 2,000 each which is 6,000 rupees in a monthly SIP. And Yes, फिर sir. नेक्स्ट ईयर से जब आपके सारे लोन्स क्लियर हो जाएंगे आपके पास 10,000 रुपए और एक्स्ट्रा आएगा इन एडिशन टू दिस 12,000 दैट यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टिंग. उस 10,000 रुपए को आप फिर से एलोकेट करेंगे एंड उसमें 3K गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ETF ले सकते हैं ताकि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें एंड इट्स रिलेटिवली स्टेबल. 3K इन फ्लेक्सी कैप एंड 4K इन स्मॉल कैप. इससे you will get a differential rate of return. And अभी मैं बताऊंगा कैलकुलेट करके ये सारी चीजें करने से where will you end up in 5 years, 10 years, 15 years, ताकि आप reasonably देख पाएं how things will happen. At the end of 9 years आपको 2 लाख रुपए भी मिलेंगे from LIC. So Yes. that is also something that we will bear in mind. But let's see कि अभी आपका ये रिटर्न कैसा देगा. तो निफ्टी 50 में अप्रोक्सीमेटली 12% का रिटर्न आता है, फ्लेक्सी कैप में अप्रोक्सीमेटली 15% एंड स्मॉल कैप में अप्रोक्सीमेटली 18%. यही सेम गोल्ड म्यूचुअल फंड ETF में भी आता है, फ्लेक्सी कैप में 15 एंड स्मॉल कैप में अप्रोक्सीमेटली 18%. तो हम इसको 5, 10 और
15 साल के लिए देखते हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि इतने में हम अपना घर खरीद पाए। आफ्टर 15 years ये घर करीब 35 लाख का होगा, 35 lakhs। बाय दैट टाइम आपने जो सारी इन्वेस्टमेंट्स करी होंगी, दे वुड अमाउंट टू 15.3 lakh rupees, which means in 5 years alone from today you will essentially have 15 lakhs of your own investment and the house will be 35 lakhs। तो आपको करीब 20 लाख रुपए का लोन लेना पड़ेगा। ओके, ठीक है, which seems like ठीक है, okay, not like the greatest position to be, but okay, not that bad as well। अगर आपने 10 साल तक वेट कर लिया, ये घर 25 लाख से करीब 50 लाख का हो जाएगा, सो दुगना at 7% ग्रोथ रेट। आपकी इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूडिंग द 2 लाख रुपए की LIC जो आपको 9 साल बाद मिलेगी, द वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स आफ्टर 10 years विल बी अप्रोक्सीमेटली 52,96,000, which means टेक्निकली अगर ये नंबर्स होल्ड करें तो 10 साल के अंदर अंदर आप अपना ड्रीम होम कैश डाउन विदाउट एनी लोन खरीद सकते हैं। नाउ ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें जो उसमें बदलेंगी। योर सैलरी विल कीप इंक्रीजिंग ओवर टाइम, यू विल ऑफ कोर्स हैव मे बी डिफरेंट एस्पिरेशंस की, कोई और बड़ा घर चाहिए, बेटर लोकेलिटी में चाहिए, कोई और शहर में चाहिए, लॉट्स ऑफ थिंग्स कैन हैपन। लेकिन आई होप यू गेट दैट कॉन्फिडेंस कि 10 साल के अंदर अंदर ही यू कैन गेट टू अ पॉइंट जहां आपके सारे पर्सनल लोन चुक चुके हैं, आप इतनी जमा पूंजी कलेक्ट कर चुके हैं अपने इन्वेस्टमेंट से दैट यू कैन बाय योर ड्रीम होम कैश डाउन विदाउट मेकिंग अ सिंगल लोन अमाउंट एंड स्टिल कंटिन्यू विद योर इन्वेस्टमेंट्स आफ्टर द होम परचेज। क्योंकि ये सारा का सारा पैसा आप तब भी इन्वेस्ट कर पाएंगे विद द इंक्रीज्ड इनकम जो आपके पास होगी। अगर आपने 15 साल वेट कर लिया है, ऑफ कोर्स आई विल नॉट वेट फॉर यू, मेरे ख्याल से 35 to 40 years की एज पे इज द परफेक्ट टाइम टू बाय अ हाउस। मैंने भी 40 साल की उम्र में खरीदा था, दैट्स व्हाट आई वुड रेकमेंड टू एवरीबॉडी। बट लेट्स से इफ यू वर टू वेट फॉर 15 years, आपकी यही इन्वेस्टमेंट 2-2 हजार रुपए की और फिर 3-3 हजार रुपए की, दिस विल बी ऑफ 1.3 crores वैल्यू। जो घर आपका आज 25 लाख रुपए का है वो अप्रोक्सीमेटली 70 lakhs का होगा, विच मीन्स अगर आप 15 साल तक वेट करते हैं, आप वो घर खरीद सकते हैं 70 लाख रुपए का, एंड उसको खरीदने के बाद भी आपके पास 60 लाख रुपए होंगे अपने बैंक अकाउंट में, प्लस द एबिलिटी टू इन्वेस्ट फॉर अनदर 15-20 years बिफोर यू रिटायर। यस सर। एंड दैट विल इंश्योर you are financially secure for the rest of your life. Okay. So I would say the only thing you have to do is regular disciplined investing and ensure कि आप कोई भी और ऐसा लोन ना लें जो एक्सपेंसिव हो। आप इंश्योर करें कि आप वहां इन्वेस्ट करें जहां एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, वाइल इंश्योरिंग कि ओवर टाइम आप उसके रिस्क को मैनेज या मिटिगेट कर सकते हैं। एंड दिस इज विदाउट यू सेलिंग योर करंट हाउस। ओके। वो जो 5 लाख रुपए हैं, उस 5 लाख रुपए को अभी तक हमने छुआ भी नहीं है, वो आपका डिसीजन है। मेरी राय अगर आप मानेंगे, उसको बेच दीजिए। अभी बेचने की जरूरत नहीं है, जिस दिन आपके पास पोजेशन आएगा उसका दाम ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बढ़ जाएगा। yes. अगर आपको पता है कि वो घर आपके लिए छोटा है, आप वहां नहीं रहने वाले हैं, तो प्लीज लालच में आके उसको ये मत बोलिएगा कि नहीं मैं किराए पे डाल दूंगा, थोड़ा पैसिव इनकम आ जाएगा, कुछ नहीं, बेच दीजिए एंड बेच के उसको भी इन्वेस्ट करिए सो दैट इट एड्स अप टू योर किटी ऑफ योर ड्रीम होम। प्लीज स्पेंड सम मनी ऑन योरसेल्फ। आप उस पॉइंट पे शायद अपना परिवार भी स्टार्ट करना चाहेंगे, यू विल हैव मोर एक्सपेंसेस, यूज दैट मनी फॉर दैट एज वेल। इट इज योर मनी, प्लीज यूज इट, एंजॉय लाइफ वाइल धीरे धीरे अच्छे से इन्वेस्ट करके, ताकि दोनों चीजें अच्छे से बैलेंस में। आप इतनी छोटी आमदनी में ऑलरेडी इतना अच्छे से अपने खर्चों को निभा रहे हैं दैट आई एम वेरी श्योर विद द डिसिप्लिन अप्रोच, वो अकाउंटेंट वाला माइंडसेट आपका दिख रहा है मुझे, तो वो पूरा अच्छे से करके यू विल बी इन अ स्पॉट जहां जिंदगी अच्छे से एंजॉय भी करेंगे, अपने ड्रीम होम के लिए सेव भी करेंगे, अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे भी बना पाएंगे, अपनी फैमिली को हेल्थ,
लाइफ इंश्योरेंस से सिक्योर भी करेंगे, एक इमरजेंसी फंड भी Yes. बना पाएंगे। एवरीथिंग विल हैपन। यस सर, ठीक है, आपकी वीडियो देख के सीखा हूँ सर मैं। बहुत अच्छे से किया यार आपने, बहुत अच्छे से। एंड आई शुड टेल यू, यू आर अ वंडरफुल स्टूडेंट। क्योंकि मुझे जैसे ही आपने बोला ना कि मुझे घर खरीदना है बड़ा वाला, मेरे को थोड़ी सी चिंता हो गई कि आप कैसे करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपने अपने एक्सपेंसेस बताए और कौन कौन सी चीजें आपने करी हैं, आई वाज लाइक वेरी वेरी वेल प्लेड एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू। आई थिंक you deserve the stability you have in your life right now, and I absolutely believe you deserve a bigger, better house for you, your family, your future family, and मुझे कोई डाउट नहीं है कि आप वहां पहुंच जाएंगे। यस सर, श्योर सर। Lovely, wonderful talking to you, बहुत अच्छा लगा। All the best with everything, clear off your loans first, become debt Yes, free। sir. बहुत अच्छी जिंदगी होती है वो, तो यूज योर कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट्स टू मेक दैट नेक्स्ट मंथ इटसेल्फ, एंड फिर धीरे धीरे करके अपने लोन को चुकाइए, इन्वेस्ट करना शुरू करिए। अगले साल से फुल स्टीम में इन्वेस्ट करेंगे एंड 10 साल के अंदर आपका ड्रीम होम कैश डाउन आपके पास। यस सर, लवली, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, टेक केयर। ये एक्सेल Thank शीट you. में आपके Thank साथ you, अभी sir. शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। करियर को लेके मेरी चौथी किताब एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही प्रैक्टिकल जरिए से लिखी गई है। काश कि ये बुक मुझे किसी ने दी होती जब 24 साल की उम्र में मैं एकदम कंफ्यूज था कि अपने करियर के बारे में क्या करूं, अपनी जिंदगी की दिशा क्या बनाऊं। ये किताब मैंने उसी 24 साल के अंकुर के लिए लिखी है, आपके लिए लिखी है।